स्टार शूटर मनु भाकर इतिहास रच के वतन वापस लौट चुकी हैं और आपको बता दें यही इतिहास रचने वाली महिला शूटर इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ मौजूद है। मनु, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर, स्वागत है आपका भारत में इस ऐतिहासिक जीत के बाद। थैंक यू मैम। आपकी अचीवमेंट के बारे में सब बात कर रहे हैं आपसे। मैं जानती हूं अभी तक तमाम इंटरव्यूज में पहला सवाल आपकी अचीवमेंट को लेकर ही किया जा रहा होगा, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है, जब छोड़कर भारत जा रही थी खेलने के लिए, क्या सोचा था कि जब वापस आएंगी तो इस तरीके से जोरदार स्वागत होगा और आप भारत की सेंसेशन बन जाएंगे? दरअसल टोक्यो के बाद से ही बिल्कुल दिमाग में था कि पेरिस में कुछ बढ़िया करना है और मेरी पूरी टीम ने इस तरीके से ही मेहनत करी है। हमने सब ने ऐसे ही प्रैक्टिस करी है कि यहाँ बढ़िया प्रदर्शन दिखाना है, यहाँ बढ़िया करना है और वो काफ़ी अच्छा भी रहा और 2 मेडल और 1 फोर्थ फिनिश रहा। हालांकि थोड़ा और अच्छा भी हो सकता था, पर काफ़ी ऊंच नीच के बाद जो ये 2 मेडल्स आए हैं, आई थिंक मुझे इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि पिछले ओलंपिक में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था उसके बाद यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ऊपर नीचे का रास्ता रहा, पर पहुँच गए। सोचा था कि भारत आएंगी तो हम यहाँ पर बात करेंगे उस भारत की नई सेंसेशन से, जिसको लेकर आप देखिए कि जगह जगह आपकी फ़ोटोज़ और आपके आसपास लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए नज़र आते हैं। मैं एक सवाल उस टेम्परामेंट को लेकर भी करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा पिछली बार के सफ़र का जिक्र किया। 4 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, उस 4 साल तक अपने आप को मोटिवेट रखना। सवाल मैंने इसलिए टेम्परामेंट वर्ड का यूज़ किया कि आप खुद को कैसे उस लिहाज से, आपका गेम ऐसा है जिसमें फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, हाउ डू यू मैनेज दैट? टोक्यो से यहाँ तक 3 साल का सफ़र रहा। कोविड की वजह से वो जैसे पोस्टपोन हो गया था। तो हालांकि 2020 में फॉर्म बहुत अच्छी चल रही थी, पर वो 2021 में मेंटेन नहीं हुई और ऐसे ही इस बार वैसे प्लान किया कि इस टाइम पे पीक करना है, तो उस तरीके से ट्रेनिंग हुई और मेंटेन की बात जब आप करो तो मतलब लगता है, काफ़ी मुश्किल लगता है काफ़ी बार कोप अप करना, जब थोड़ा बुरा फेज चल रहा हो, जब ऐसे लग रहा हो कि अब नहीं हो रहा, बस करो। तो उस समय में थोड़ा सा मुश्किल लगता है और फैमिली का सपोर्ट उस टाइम पे काफ़ी मैटर करता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट मैटर करता है और कोच का विश्वास बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक उन सब की वजह से मैं सर्वाइव कर पाई और यहाँ तक पहुँच पाई। दिमाग में क्या चल रहा था? मैच से पहले ये था कि बहुत ट्रेनिंग की है और बढ़िया करना है और तुम्हें पता है तुम कैसे मतलब मैनेज कर पाओगे मैच, वैसे करना है बिल्कुल और गिव अप नहीं करना। इतिहास रचते वाले मोमेंट पर वो तो रचने के बाद पता लगता है कि इतिहास हो गया है। लेकिन उस मूवमेंट के बाद आपकी PM से भी बात हुई थी जी। ये सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या ये सोच के गई थी कि इस बार अचीव करेंगे तो वाकई वो मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा? लेकिन आज जिस हम मनु भाकर से बात करते हैं तो PM से लेकर आम छोटा बच्चा भी, उनके लिए भी आप एक तरीके से इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जी, आई थिंक काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में, ना कि सिर्फ मेरी बट पूरी टीम की और पूरी टीम में जैसे माता पिता, कोच, भाई, ये सब तो आते ही हैं, बल्कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो स्पॉन्सर्स हैं, उन सब की भी जर्नी आती है और काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। जब उन सर का जब फ़ोन आया था तो मैच के बाद तो काफ़ी अच्छा लगा था कि वो उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है और उसमें भी उन्होंने समय निकाल कर हमसे बात की और काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है ऐसे कि ना आगे और बढ़िया करना है और भी मेहनत करेंगे, आगे और अच्छा करेंगे। उनसे मुलाकात के लिए बात हुई थी? उनसे मुलाकात होगी अभी परसों, तो उससे लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, मिल के मतलब वेट कर रहे हैं जब मिलेंगे। तो क्या सोच रही हैं इस सफ़र के बाद, आप उनके साथ क्या इंटरैक्ट करना चाहती हैं, क्या कहेंगे? एक चीज़ है जैसे मतलब हर कंपटीशन में जैसे मेडल के बाद ना लोग उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, उनके लिए जैसे हॉकी है तो हॉकी प्लेयर्स हॉकी लेके जाते हैं, बॉक्सिंग वाले बॉक्सिंग ग्लव्स लेके जाते हैं, हम पिस्तौल तो नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर तो बस मिल लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और यही। अच्छा, संसद भी आप गई, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, सोनिया मैम से भी आपकी मुलाकात हुई, राजनाथ सर से भी मुलाकात हुई, तो ये सारे एक्सपीरियंस में क्या लगा इस अचीवमेंट के बाद? आज ये सब अगर मुमकिन हो पा रहा है तो इस पल को कैसे सहेजती हैं, क्या टेक अवे? पहले तो सिर्फ मेडल तक का ही सोचा था कि मेडल आ जाए और उसी के लिए ही प्रैक्टिस ही, आगे का तो नहीं सोचा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
तो आई थिंक वही है कि मेडल तक का सफ़र तो मुझे पता था कैसा रहेगा, और मेडल के बाद का अभी मैं वाकिफ़ हो रही हूँ, उस रास्ते में हूँ जहाँ मैं वाकिफ़ हो रही हूँ। पर यही लगता है जो भी मुझे ऐसे प्यार से अपनी बच्ची समझ के बुलाता है तो अच्छा लगता है, और जाते हैं, मिलते हैं जी। राहुल गांधी से क्या कॉन्वर्सेशन थी आपकी? उनसे भी ऐसे था, मतलब वो ऐसे ही था, मतलब मिलने गए थे जैसे पूरे परिवार के साथ, और कोच सर्विस थे साथ में। तो वो भी पहले उन्होंने शूटिंग की है काफ़ी टाइम, और उनकी पिस्टल से ही मेरे कोच ने शूटिंग शुरू की थी। तो मतलब उनको भी जैसे सर जानते हैं, और मैं भी उनसे पहली बार मिली थी इस बार। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, काफ़ी हमेशा अपना उनका रुझान रहा है स्पोर्ट्स की तरफ। तो बस उसी के बारे में ही थोड़ा बहुत हुआ था कि वो एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, और पार्लियामेंट का मुझसे एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, मेरा कैसा था पार्लियामेंट में। तो जी, तो मैं जिस टेम्परामेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप सुर्खियाँ बनी यहाँ पर, मैंने तो दोबारा दोहरा रही हूँ, आप मतलब ना सिर्फ सेंसेशन बनी बल्कि भारत का नया क्रश भी बन गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आपके बाद अगर सुर्खियाँ बनी तो वो थे टर्किश शूटर। उनकी लुक, उनकी अपीयरेंस, उनकी कामनेस सबके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बन चुकी थी। व्हाट इज दैट? समझा पाएंगी आप हमें, क्योंकि आप खुद एक एथलीट हैं और आप तो यंगस्टर हैं। एक यंगस्टर की जुबानी में समझना चाहती हूँ कि इस टेम्परामेंट को हम कैसे समझें, इस एटीट्यूड, इस अप्रोच को हम कैसे समझें? आई थिंक हर खिलाड़ी का अपना अपना स्टाइल होता है कुछ करने का। कुछ बहुत ही जैसे ब्रेड्स हैं, कुछ नेल्स वगैरह हैं, कुछ जैसे लड़कों का भी कुछ ऐसे मास्क कैप्स का स्टाइल है, कपड़ों का स्टाइल। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। और आई थिंक वो सिर्फ शूटिंग में ही नहीं, बल्कि आप किसी भी ट्रैक एंड फील्ड के उसमें एथलीट्स में देख लीजिए, किसी भी एथलीट में देख लीजिए। तो आई थिंक हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। और उनका जहाँ तक मैं बात करूँ, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, 52 ईयर्स ओल्ड, 52 साल की उनकी उम्र है। और वहीं पे कोरियन शूटर के साथ भी उनका काफ़ी कंपैरिजन हुआ था। तो आई थिंक एक स्टाइल जैसे बन जाता है ना, और उसकी आदत लग जाती है। तो ये सारे शूटिंग इक्विपमेंट्स तो अभी कुछ सालों पहले ही देखने को मिले थे। और हमने उन्हीं से शुरुआत की थी। इतने स्पोर्ट्स में आप रही हैं, और जहां हम हरियाणा की बात करते हैं ना, तो हरियाणा को सोचते ही मुझे याद आते हैं ताकत वाले खेल, कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी। नाउ इफ आई टॉक टू अ गर्ल हु इज फ्रॉम हरियाणा एंड दैट टू एज अ शूटर, क्या ये कहीं ना कहीं आपके लिए एज एन इंडिविजुअल मुश्किल था अपने घर वालों को भी बताना, समझाना, शूटिंग के बारे में बताना? क्योंकि एक शूटिंग होती है फिल्मों वाली, एक है आपकी खिलाड़ी की शूटिंग। तो क्या वो घर वालों को कन्विंस करना भी शुरुआत में मुश्किल था? बिकॉज ये आई एम श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, शूटिंग की शुरुआत कैसी हुई? घर वालों को तो कभी मनाना ही नहीं पड़ा। वो तो खुद काफ़ी मुझे ऐसे प्रोत्साहित करते थे कि खेलो, जो मर्जी खेलो। और आई थिंक उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करता आया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तो शूटिंग को लेकर उनका पहला रिएक्शन क्या था? और कौन सी एज में आपने कहा था? शूटिंग में दरअसल ये था कि मैंने स्कूल में शुरू किया था, और स्कूल जैसे गांव में जैसे स्कूल है, चाचा पापा मम्मी इन सब ने ही थोड़ा शुरू किया था उसको। तो अपने मतलब स्कूल में ही वो शूटिंग थी, और वहीं से मैंने शुरुआत की थी। तो उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं शूटिंग कर रही हूँ, वो टीचर से सबको पता लग जाता है। तो आई थिंक उनका रिएक्शन तो कुछ नहीं था, उनको यही था कि वो कल कबड्डी कर रही थी, आज वो शूटिंग कर रही है, वो कर लेगी जो करेगी। तो कोच ने हालांकि मुझे काफ़ी सीरियस लिया था कि इसको आप 1 साल की मोहलत दो, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई मैं कर रही थी, और यही था कि डॉक्टर बनना है। और मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट भी देख लिया था कोटा में, एलन। हाँ, और उस टाइम पे मम्मी को उन्होंने कन्विंस किया था कि आप इसको 1 साल दो। बाकी स्पोर्ट में जैसे मुझे कराटे में भी जैसे मैंने खेल के छोड़ दिया, कबड्डी खेल के छोड़ दी, बॉक्सिंग खेल के छोड़ दी, टेनिस खेल के छोड़ दिया। तो मम्मी को कहा नहीं, ये छोड़ देगी। तो वो कोच बोल रहे थे वो जिम्मेवारी मेरी है, आप बस 1 साल दो। तो 3 महीने में ही मैंने काफ़ी अच्छा पिकअप कर लिया गेम को। और उसके बाद 1 साल में मैं इंडिया टीम में आ गई थी, और मेरा पहला मेडल भी आ गया था। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वहाँ से काफ़ी उनको लगा कि चलो ये सीरियस हो रही है तो कर लेगी, बढ़िया है। अब एक एथलीट के तौर पर, एक इंडियन होने के नाते, आप किस अप्रोच को अडेप्ट करते हुए आगे फैसले लेने वाली हैं? मुझे पहले तो लगता है कि जब मेडल मिस होता है ना तो बहुत दिल टूटता है, और जब 4th पोजीशन पे मेडल चूकता है ना
तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब इतने सालों की मेहनत और ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है। इस सफ़र को हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये समय दोबारा नहीं आएगा, तो दिल बहुत टूटता है। और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ टोक्यो में हुआ है और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र भी मुझे मालूम है कि काफ़ी मुश्किल रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपको उस समय में हौसला रखना पड़ता है जब सबसे ज़्यादा आपका हौसला टूट रहा होता है। तो आई वुड से कि हम सही दिशा में तो जा रहे हैं, 4th फिनिश है हमारा, सही दिशा में तो है, पर कहीं ना कहीं हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे हम और भी बेटर कर पाएंगे। और पर्सनली मेरे लिए भी यही सीख है इस ओलंपिक से कि 3rd 4th तो है, कंसिस्टेंसी है, दिशा भी सही है, बस थोड़ा और मेहनत करेंगे आगे और अच्छा करने की हम कोशिश सबको करेंगे। विश्वास है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच TV9 भारतवर्ष से बात के लिए मैम, थैंक यू सो मच।